Good evening students, myself Aditya Solanki, I am your social science teacher। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था MCQs चैप्टर 2 हिस्ट्री के नेशनलिज्म इन इंडिया, और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अपने नेक्स्ट 10 MCQs ऑफ चैप्टर 3 ऑफ हिस्ट्री द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो की शुरुआत हम लोग अपने थर्ड चैप्टर से करेंगे, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट MCQ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर रिंडरपेस्ट। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है रिंडरपेस्ट। ये रिंडरपेस्ट क्या वाला है भाई? ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता है हम लोगों के दिमाग में। रिंडरपेस्ट एक डिसीज का नाम है, डिसीज यानी कि बीमारी। ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा था मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड में कि जब भी एक पर्सन एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है तो अपने साथ वो कुछ चीज़ों को ले जाता है। ठीक है, फर्स्ट अपने फूड्स को, सेकेंड टेक्नोलॉजीज़ को, और थर्ड डिसीज़ भी फैलती हैं, जैसे हम लोगों ने अभी रिसेंट में फेस किया था कोरोना को। ठीक है, अब कोविड क्या था? एक डिसीज ही तो थी, चाइना पे निकली। ठीक है, और लोगों के मूवमेंट की वजह से वो यहाँ पे फैल गई। सेम इसी तरीके से कुछ ऐसे डिसीज भी हैं जिन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, अपने आज जो हम लोग अपना वर्ल्ड देख रहे हैं उसको इस शेप में लाने के लिए। ये टाइम तब का जिस टाइम पे यूरोपियंस जो थे वो कॉन्क्वेस्ट करना चाहते थे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को। ठीक है, और अफ्रीकन जो थे वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट थे, यानी कि आप कह सकते हो कि वो एक आइसोलेट इन्वायरमेंट में रहते थे। ठीक है, आइसोलेट इन्वायरमेंट का मतलब हो गया है कि वो अपनी नीड्स को खुद फुलफिल करते थे। अब जब यूरोपियंस गए अफ्रीका में, ठीक है, तो अनजाने में उनके साथ एक रिंडरपेस्ट नाम की डिसीज चली गई। ठीक है, और रिंडरपेस्ट किसको टारगेट करती है? कैटल्स को। ठीक है, कैटल्स या कह सकते हो मवेशियाँ, जिसे अब जो घास खाने वाले जानवर होते हैं मोस्टली वो। ठीक है, और उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर परफॉर्म किया जाता था उसमें कैटल्स का एक अहम रोल होता था। ठीक है, तो इस वजह से रिंडरपेस्ट ने टारगेट किया था कैटल्स को, और इससे विद इन 10 ईयर्स 10 साल के अंदर में, ठीक है, 90% कैटल जो थे अफ्रीका के, ठीक है, वो वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई, वो डेड हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, जिसका इम्पैक्ट ये देखने को मिला कि जो सेल्फ सफिशिएंट अफ्रीका कॉन्टिनेंट था, ठीक है, अब उसको डिपेंड होना पड़ा यूरोपियंस पे। इसी वजह से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो था वो कॉलोनी बन चुका था यूरोप की। ठीक है, तो रिंडरपेस्ट क्या है? डिसीज है। ठीक है, अराइव्ड इन अफ्रीका, ये अफ्रीका में पहुंची कब? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, तो रिंडरपेस्ट समझ में आ गया कि किस चीज का नाम है भाई? डिसीज का नाम है। कब पहुंची? तो 1880 में। ठीक है, 1880 में ये अराइव्ड हुई कहाँ पे? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। सेकंड, व्हाट वाज रिंडरपेस्ट इन अफ्रीका? सेकंड क्वेश्चन इसी से ही रिलेटेड है कि अफ्रीका में जो रिंडरपेस्ट थी वो थी क्या? ठीक है, तो हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया है, वो एक डिसीज थी। ठीक, अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। द लॉस ऑफ डैश डिस्ट्रॉयड अफ्रीकन लिवलीहुड। ठीक है, कौन सी चीज का ऐसा नुकसान था जिसने अफ्रीकन लिवलीहुड को पूरी तरीके से खत्म कर दिया? ठीक है, तो अब ऑप्शंस पे देखते हैं। कैटल्स, ह्यूमन लाइफ्स, लैंड, फॉरेस्ट। ये तीनों क्वेश्चन एक ही इवेंट से रिलेटेड है। किससे? रिंडरपेस्ट से। रिंडरपेस्ट अराइव्ड कब हुई? 1880 में। क्या थी? डिसीज थी। ठीक है, टारगेट किसको कर रही थी वो? टारगेट वो कर रही थी आपके कैटल्स को। ठीक है, चलिए अब लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट MNC एस्टेब्लिश्ड? अब ये MNC क्या वाला होता है इसको देखते हैं। MNC का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनीज या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, ऐसी कंपनीज जिनका जो ट्रेड है, ठीक है, वो सेवरल कंट्रीज में वो कैरी ऑन करती हैं। ठीक है, उन कंट्रीज को हम लोग MNC कहते हैं। तो फर्स्ट MNC इंडिया में कब स्टेब्लिश हुई थी? ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन जाएगा 1920s। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में S लगा हुआ है। इस S का मतलब होता है कि ये डेकेड्स की बात कर रहा है। 1920s का मतलब हो गया 1920 से लेकर 30 तक का, ये जो 10 साल का समूह है, डेकेड्स है। ठीक है, जब भी किसी भी ईयर्स पे इस तरह के लास्ट में S लग जाता है, जैसे 1920s, 30s, 40s, 50s, 70s, 80s, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग डेकेड्स की बात करते हैं, दशकों की बात करते हैं। जो आप ग्रुप ऑफ 10 ईयर्स होता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इकोनॉमिक ग्रेट डिप्रेशन वॉज स्टार्टेड इन? इकोनॉमिक ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट कब हुआ? इकोनॉमिक ग्रेट डिप्रेशन को हम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा था, जो आपके नाजदम वाला चैप्टर था उसमें। ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रेट डिप्रेशन अपने
थर्ड चैप्टर में भी है। इकोनॉमिक ग्रेट डिप्रेशन एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर के तौर पे पूछा जाता है, चाहे इसके कॉजेस पूछे जाए, चाहे इसका इम्पैक्ट पूछा जाए। ठीक है, इम्पैक्ट भी दो तरीके से पूछता है, एक इकोनॉमिक ग्रेट डिप्रेशन का इम्पैक्ट वर्ल्ड में पूछ लेता है कभी कभार, और एक वो पूछता है कि इकोनॉमिक ग्रेट डिप्रेशन का जो इम्पैक्ट है वो इंडिया में क्या पड़ा। ठीक है, तो आप इकोनॉमिक ग्रेट डिप्रेशन को एक लॉन्ग आंसर के तौर पर जरूर प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इकोनॉमिक ग्रेट डिप्रेशन वॉज स्टार्टेड इन, तो कब स्टार्ट हुआ? 1929 में। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रेट डिप्रेशन कब स्टार्ट हुआ? 1929 में। अब क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वॉज ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड। अब ये ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन है क्या? ठीक है, कहां पे सिचुएटेड है वो तो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन ये है क्या? ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जितनी भी कंट्रीज वर्ल्ड वॉर में हारी थी, जैसे कि आपकी जर्मनी हो गई, ठीक है, आपकी टर्की हो गई, सॉरी टर्की नहीं, टर्की तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट की थी, जर्मनी हो गई, जापान हो गई। ठीक है, ये कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था और हारी भी थी। अब इनकी इकोनॉमी को स्टेबल बनाने के लिए या इनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, इस इंस्टीट्यूशन को बनाया गया था। ठीक है, अब इसके साथ साथ इसका एक और काम था, जो ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल लेवल पे ट्रेड होता था, जो ग्लोबलाइजेशन होता था, ठीक है, उसको और इजी करना। ठीक है, जैसे इजी कैसे करना, जैसे आज हम लोगों को क्या करना है, अगर हम लोग अगर कोई भी चीज़ ट्रेड करनी होती है या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो हमें पता होता है कि हमारी जो करेंसी है, ठीक है, और उनकी जो करेंसी है उसके बीच में कितना गैप है। ठीक, ये क्यों पॉसिबल हो पाया है? क्योंकि उस टाइम पे ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया था। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस में दो इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, एक आपका IMF बनता है, IMF का मतलब हो गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, और दूसरा आपका बनता है वर्ल्ड बैंक। अब कई बच्चों को ये भी डाउट होता है कि वर्ल्ड बैंक सर UN की ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक जो है UN की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक रिलेटेड है आपके ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन से, और वर्ल्ड बैंक को और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF को ब्रिटेन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ब्रिटेन वुड्स ट्विंस से भी क्वेश्चन बन जाता है, उसको भी देख लीजिएगा। अब ये सिचुएटेड कहाँ पे है? ये सिचुएटेड है आपका अमेरिका में। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ UNO। UNO को मतलब हो गया है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सिचुएटेड और लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड है? ठीक है, तो UNO का जो आपका हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है जेनेवा में। ठीक, अब एक क्वेश्चन और आता है कि सर UNO का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो UNO का फॉर्मेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, और 24 अक्टूबर को हम लोग UNO डे भी सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। चलिए हम लोग आते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन इन 1929। जो 1929 में ग्रेट डिप्रेशन यानी कि आर्थिक तंगी आई थी, ठीक है, उसका कारण क्या था? उसका कारण पहले हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक्सेसिव प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें अत्यधिक प्रोडक्शन हो रहा था। एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट यानी कि अत्यधिक निवेश हो चुका था। प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन हो गया था। फिर फोर्थ है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के नंबर बढ़ गए थे, यानी कि इंडस्ट्रीज इंक्रीज हो गई थी, इस वजह से इकोनॉमिक ग्रेट डिप्रेशन आया था। तो इसका ऑप्शन क्या है? एक्सेसिव प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तो एक कह सकते हो कि इमीडिएट कॉज है। ठीक है, लेकिन इसकी कंडीशन जो क्रिएट हुई थी इकोनॉमिक ग्रेट डिप्रेशन आने की, वो आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से कहीं ना कहीं क्रिएट हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा? एक्सेसिव प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब 9th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हेन वाज माइग्रेशन ऑफ इंटेंचर्ड लेबर। अब क्वेश्चन ये होता है ये इंटेंचर्ड लेबर क्या होता है? ठीक है, इंटेंचर्ड लेबर पहले के टाइम पे, जिस टाइम पे हम लोग कॉलोनी थे ब्रिटेन की, ठीक है, उस टाइम पे एक कह सकते हो कि कस्टम चलता था बाउंडेड लेबर का। ठीक है, बाउंडेड लेबर में क्या होता था? अब देखिए बाउंडेड लेबर का मतलब बंधुआ मजदूर होता है। ठीक है, कि आपने किसी पर्सन को खरीद लिया है, ठीक है, और वो आजीवन आपके लिए काम करेगा।
बट इंटेंशनल लेबर उससे थोड़ा सा डिफरेंट था। इंटेंशनल लेबर में एक फेक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता था। फॉर एग्जांपल जैसे कि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, ठीक है, और ब्रिटेन की कॉलोनी उस टाइम पे श्रीलंका भी थी। श्रीलंका में अगर उसको किसी चीज़ का कल्टीवेशन करवाना है, अगर टी का कल्टीवेशन करवाना है मान लीजिए, ठीक है, श्रीलंका में टी का कल्टीवेशन करवाना है, उसको लेबर चाहिए होंगे। क्यों? क्योंकि टी प्लांटेशन एक लेबर इंटेंसिव प्लांटेशन है भाई, या उसमें लेबर की जरूरत पड़ती है। तो यूपी बिहार से वो लोगों को उठाते थे, ठीक है, उस टाइम पे तो यूपी था भी नहीं, यूनाइटेड प्रोविंस था, ठीक है, वहां से लोगों को उठाते थे क्योंकि यहाँ पे लोगों की आबादी ज़्यादा होती थी, और उनसे एक फेक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे कि 12 मंथ बाद आपको यहाँ छोड़ दिया जाएगा वापस आपके घर पे, या 2 इयर्स बाद आपको छोड़ दिया जाएगा, या पर्टिकुलर कोई टाइम पीरियड दे दिया जाता था और उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट बता दिया जाता था, ठीक है। बट कई बार ये कॉन्ट्रैक्ट सही भी होते थे, कई बार ये कॉन्ट्रैक्ट फेक भी हो जाते थे, यानी कि वहाँ पे आपको ले तो जाया जाता था लेकिन वापस नहीं लाया जाता था, ठीक है। इससे पूरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता था लेबर्स का, ठीक है। तो इसको बंद कब किया गया, ठीक है, एबॉलिश कब किया गया, तो वो था 1921, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। द एक्सेस पावर डिड नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, एक्सेस पावर में कौन इंक्लूडेड नहीं था, ठीक है। अब एक्सेस पावर ये वो कह सकते हो कि ग्रुप है, ठीक है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हारा था, ठीक। तो इटली, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, ठीक है। तो आपको ये पता है कि ब्रिटेन जो था, ठीक, वो एलाइड नेशन का ग्रुप पार्ट में था, ठीक है। एलाइड नेशन में ब्रिटेन था, फ्रांस था और यूएसए भी था, ठीक है। तो ये एलाइड नेशन में है तो जाहिर सी बात एक्सिस पावर में तो होंगे नहीं, दोनों तरफ से तो लड़ेगा नहीं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या सही होगा, ब्रिटेन। चलिए क्लास, आज की क्लास में हम लोगों ने 10 MCQs को कर लिया है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो में दिया गया है, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको इस सभी क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी आंसर के साथ, और पूरे जितने भी आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज वहाँ पे एक असेंबल्ड वे में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।